जय हिंद एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन इम्यूनोलॉजी। अब देखिए, इन इस लेक्चर को या इस एमसीक्यू को आप सॉल्व करने से पहले हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 लिंक दिए गए हैं जो इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड लेक्चर्स हैं। तो उनको आप देख लीजिए, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे वो है आपका कि द सेल दैट एक्सटेंसिवली सिंथेसाइज एंटीबॉडी। तो हमने आपको बताया था भाई कि बी सेल होती है जो क्लोनल सिलेक्शन के बाद जो है वो एक्सपेंशन होगा और इसके बाद वही सेल जो है क्या बनाएगी, प्लाज्मा सेल बनाएगी और प्लाज्मा सेल का एक्टिवेशन होगा। वो प्लाज्मा सेल क्या सिक्रीट करेगी, एंटीबॉडी सिक्रीट करेगी। ठीक है ना। कॉपर सेल तो लीवर में पाई जाती है, ये मैक्रोफाज की तरह सेल है। मास्ट सेल हम जानते हैं कि ये जो है एक्सटेंसिवली इन्वॉल्व है हिस्टामिन सिक्रेशन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में। और लैंगरहैंस सेल्स आप जानते हैं कि जो है पैंक्रियाज में पाई जाती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, प्लाज्मा सेल हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वैक्सीन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। तो आप जानते हैं कि एडवर्ड जेनर साहब किस पे काम कर रहे थे, काउ पॉक्स पे, है ना। तो काउ पॉक्स को उन्होंने सबसे पहले एज अ वैक्सीन यूज़ किया और उसको स्मॉल पॉक्स, क्योंकि स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स एक ही फैमिली के वायरस थे, तो उसको उन्होंने एज ए वैक्सीन यूज़ किया फर्स्ट टाइम। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, जेनर साहब। अगर पूछा जाए सिस्टमेटिकली वैक्सीन किसने बनाया, तो सिस्टमेटिकली जो मेथड ऑफ वैक्सीनेशन वैक्सीन कंस्ट्रक्शन है या कहें वैक्सीन डेवलपमेंट है, तो वो पास्चर ने किया था। और इन्होंने सबसे पहले एंथ्रैक्स पे बनाया और पहला वैक्सीनेशन इन्होंने किया वो रेबीज़ के अगेंस्ट किया, है ना। कबात साहब का क्या है कि कबात साहब जो है ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो थी और हीमोरल इम्यूनिटी, इस पे जो डिफरेंस है उसको डेवलप करने में इनका काम है। बॉर्डेट, जूल्स बॉर्डेट, इनका क्या काम है भाई, इनका काम है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पे, है ना। तो आइए देखते हैं इधर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप्ड फर्स्ट टिपिकल वैक्सीन अगेंस्ट रेबीज। तो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जेनर साहब ने तो फर्स्ट टाइम वैक्सीनेशन किया था, लेकिन जो एक मेथड है वो नहीं डेवलप किया था। तो मेथड किसने डेवलप किया था, लुइस पास्चर ने, और उन्होंने ही वैक्सीन बनाया था रेबीज़ के अगेंस्ट और उसको ह्यूमन में जोसेफ मिस्टर एक लड़का था जो बाद में पास्चर इंस्टीट्यूट में काम किया। पास्चर इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, आप लोगों में से सोचना चाहिए कि वहाँ हमें जाना है, ठीक है, और उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। देखिए जूल्स बॉर्डेट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अच्छा, हु डेवलप्ड फर्स्ट टिपिकल वैक्सीन अगेंस्ट रेबीज, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है लेकिन ठीक है, ये पास्चर होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बी सेल फर्स्ट डिस्कवर्ड इन। अब देखिए यहाँ पे जो है आप इसको कंफ्यूज नहीं करना है। बी सेल की डिस्कवरी अगर हम देखें तो वो हुई है बर्सा फैब्रिसी में। ये एक स्ट्रक्चर पाया जाता है कहाँ, पिजेंस में एनस के अराउंड जो है एक रिंग लाइक ऐसे स्ट्रक्चर होता है ना, उसको बोलते हैं बर्सा फैब्रिसाई। अच्छा, बोन मैरो देख लें तो बोन मैरो में क्या होता है, हीमोपोइसिस होता है। ब्लड सेल्स, जितनी भी ब्लड सेल्स है, चाहे वो लिम्फॉइड ओरिजिन हो, चाहे जो भी सेल्स बनती हैं, वो दोनों तरह की सेल्स का निर्माण जो है वो कहाँ होता है, बोन मैरो में। तो ये एक तरह से प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन भी है। थाइमस, थाइमस देखिए तो थाइमस जो है एडल्ट्स में तो रिड्यूस हो जाती है लेकिन यंग मंथ्स में रहती है और वहाँ पे टी सेल का मैच्योरेशन होता है। और बी सेल का मैच्योरेशन कहाँ होगा, बोन मैरो में। तो
तो एक तरह से बोन मैरो हीमोपोइटिक आर्गन भी है और ट्रेनिंग सेंटर भी है। ट्रेनिंग सेंटर मतलब जहाँ बी सेल का मैच्योरेशन होता है, और थायमस क्या है, थायमस है जहाँ टी सेल का मैच्योरेशन होता है। तो ये दोनों प्राइमरी लिम्फॉइड आर्गन भी कहे जाते हैं। अच्छा, लिम्फ नोड मैच्योरेशन के बाद जहाँ सेल्स जाती हैं, स्टोर होती हैं, है ना, उसको हम लोग लिम्फ नोड कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द बैरियर ऑफ इनेट इम्यूनिटी आर, है ना, तो क्या पूछा गया है, बैरियर। अच्छा ध्यान से, जब इनेट इम्यूनिटी करते हैं तो इसके जो बैरियर्स हैं उनको क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। क्या बोलते हैं भाई, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, है ना, डिफेंस। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। तो अब देखते हैं इसमें एनाटॉमिकल बैरियर। एनाटॉमिकल बैरियर होता है कि नहीं भाई, हाँ होता है। जैसे स्किन है, उसके ऊपर जो है 6 डेड लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, जिसको बिना ब्रीच किए कोई भी पैथोजन जो भी आपके प्रोटोजोअन्स हैं वो एंटर नहीं कर सकते। कैसे, देखिए मॉस्किटो है, तो मॉस्किटो क्या करता है, स्किन के अंदर जो है वो जो मैंडिबुला होता है उससे पियर्स करके तो जो है उसके अंदर ब्लड सक करता है और उसी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके अंदर जाते हैं। तो एनाटॉमिकल बैरियर तो हुआ ही फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। और वो नॉन स्पेसिफिक है, क्या वो किसी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए है, नहीं, वो सब के लिए है। अच्छा, आ जाइए फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट देखें तो जैसे स्टमक का पीएच है ना, पीएच, तो ये 2 से 4 मान लीजिए है, तो ये दैट इज़ नॉट गुड फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये लाइस भी कर सकता है। तो ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। क्या ये स्पेसिफिक है किसी बैक्टीरिया के लिए, नहीं, ये सबके लिए लागू होता है। तो इनेट इम्यूनिटी में 2 ही चीज़ें देखनी है कि वो स्पेसिफिक नहीं है और एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये दोनों तो सही हो गए। फिर आगे देखते हैं फैगोसाइटिक। फैगोसाइटिक जो है सेल है, जैसे सबसे ज़्यादा सेल्स जो पाई जाती है फैगोसाइटिक हमारे बॉडी में, वो है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल, है ना, इनको पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल भी बोलते हैं। इनका न्यूक्लियस ऐसे ट्राइलोब्ड होता है ना। तो ये सेल्स सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। आप WBC काउंट कराते हैं, TLC डिफरेंशियल ल्यूकोसाइन DLC में, तो DLC में सबसे ज़्यादा जो सेल आती है 70% लगभग हमारे WBC का, वो क्या है, न्यूट्रोफिल। तो फैगोसाइटिक भी, और ये स्पेसिफिक तो है नहीं, किसी भी बैक्टीरिया को खा जाएगा, तो ये भी एक बैरियर हो गया। इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेशन भी क्या है भाई, हीट जनरेट होगी वहाँ पे, स्वेलिंग होगी, है ना, ये सारे सिम्टम किसके हैं, इन्फ्लामेशन के। तो ये भी एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो अब ये वाला, तो जब ये चारों हो गए तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी, बोथ A एंड B। तो ये याद रखिएगा। चलिए, कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन के कार्डिनल साइंस कैसे याद रखेंगे भाई, जैसे मान लीजिए आपको आके कोई वैस्प काट लिया, भौरा वही जो होता है अक्सर, या फिर मधुमक्खी काट ली किसी को, तो पहला चीज़ क्या होगा आपको वहाँ पे पेन होगा। क्या होगा, पेन होगा। दूसरी चीज़ क्या होगी, वहाँ पे देखेंगे टच करके थोड़ी बार तो वो एरिया हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। फिर देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ी देर में स्वेलिंग हो जाएगी और रेडनेस हो जाएगी। ये चारों सिम्टम आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं जब वेस्प किसी को वाइट स्टिंग करता है, तो वहाँ पे ये चारों सिम्टम आपको दिखाई देंगे। ठीक है। अच्छा, अब तो हमारा ऑप्शन कौन सा यहाँ सही होगा, बोथ A एंड B। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। अच्छा, देखते हैं इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ एडाप्टिव इम्यूनिटी। एडाप्टिव इम्यूनिटी में इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है, तो एडाप्टिव इम्यूनिटी के इम्पॉर्टेंट फीचर क्या होंगे भाई, एंटीजन स्पेसिफिसिटी, हाँ बिल्कुल है। डाइवर्सिटी, देखिए आप कितने तरह की एंटीबॉडीज़ हैं और प्रोड्यूस होती हैं, और डिफरेंट टाइप के एंटीजेनिकली डिटरमाइंड B सेल्स हैं, प्लस T सेल्स में देखिए उसी तरह से, तो बहुत सारे तरह की T सेल्स हैं और ये वैरायटी है। दूसरी चीज़, जब भी
इन एडाप्टिव इम्यूनिटी का एक्टिवेशन होता है। जैसे बी सेल है, उसका क्लोनल सेलेक्शन हुआ, क्लोनल एक्सपेंशन हुआ, उसके बाद क्या होता है, प्लाज्मा सेल्स बनती है जो खूब सारा एंटीबॉडी बनाएंगी और कार्टफील से न्यूक्लियस होता है उसमें। उसके बाद क्या होगा, जब वो इन्फेक्शन अब जो है रिड्यूस हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, जितनी भी प्लाज्मा सेल होंगी उसमें 99% का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, है ना। और किससे होगा, एपोप्टोसिस से। और 1% वो क्या बनाएंगी, मेमोरी से। ठीक है, तो यही इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी ही एक्चुअली वैक्सीन का कॉन्सेप्ट भी है। अच्छा, तीसरी चीज़ देखें, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन। तो हमारा इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी का कौन सा सेल है और बाहर का कैसे कैसे रिकॉग्नाइज करेगा। तो भाई कोई भी बॉडी का सेल होगा तो न्यूक्लिएटेड है अगर वो, है ना, उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जा रहा है, तो उसके सरफेस पे कौन सी प्रोटीन पाई जाएगी, MHC1। और ये एक इंडिविजुअल के लिए स्पेसिफिक है। और इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए कौन है हमारे पास, टी सेल। कौन सी टी सेल है, TC सेल। और इसके पास कौन है इसको पहचानने के लिए, MHC को, CD8 है। कौन है भाई, CD8 है ना, 8+। तो ये जो है इसको पहचानता है। अगर ये MHC इसकी बॉडी का नहीं हुआ तो टी सेल इसको किल कर देगी। तो सेल्फ और नॉन सेल्फ का रिकॉग्निशन भी है। तो मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे और सारे क्वेश्चन। अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है या आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।